नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। आज ओवैसी ने सुल्तानपुर के इसौली में जनसभा की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी के उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पे जनसभा की। इसौली बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है, जिसे 2017 में बीजेपी की आंधी में भी सपा ने जीत लिया था। यहां समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 3,865। ओवैसी ने यहां मुसलमानों से कहा, ये सिर्फ आपको डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को और किए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना। यूपी में मुस्लिम वोट 19% से ज्यादा है, जो विधानसभा की 143 सीटों पे मायने रखता है। यहां मुस्लिम वोट 71 विधानसभा सीटों पे 20 से 30%, 72 विधानसभा सीटों पे 30% से ज्यादा है। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% है। समाजवादी पार्टी उसकी सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है। इसके बाद बीएसपी और कांग्रेस है। ओवैसी उसी में हिस्सा चाहते हैं। सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो माँ उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वह भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा। सारी 38 सीटें हार गई। इनमें 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.2% वोट मिला। सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे, क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहुत समझदार मुसलमान है और वो मुसलमान देख के कभी वोट नहीं करता। आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं कि जिनके सामने लोगों ने दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया, मुसलमानों ही ने जिता दिया। जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी हुआ करती थी वहाँ पे दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मुसलमानों ने जो है वो अपने मुद्दों को देखा है और अपनी जो हम ख्याल जिस तरह के लोग हैं उनको देखा है। ये समझा जाता है कि मुसलमान आमतौर पे बीजेपी को हरा सकने वाली किसी मजबूत पार्टी को वोट देता है। देखना होगा कि एआईएमआईएम को वो कितना मजबूत समझता है। सुल्तानपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं बिहार की, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। चिराग ने तेजस्वी को अपने पिता की पहली बरसी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस मौके पर चिराग ने कहा कि उनका तेजस्वी के परिवार से लंबा रिश्ता रहा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि लालू जी कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। बुधवार को यूं तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पटना में कई नेताओं जैसे राज्यपाल फाल्गु चौहान, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिले, लेकिन जब वो तेजस्वी से मिले तो इस मुलाकात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। पार्टी और परिवार में टूट के बाद यह पहली मुलाकात थी। तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूं इनको आमंत्रित करने के लिए कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूंगा कि बरखी जो है मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी, और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्र अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी।
अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित हो। हालांकि चिराग ने सफाई दी, इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लोग जिन्होंने आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। चिराग ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन फिलहाल उन्हें इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। करनाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर किसानों और राज्य सरकार के बीच बातचीत विफल हो गई। अब किसानों ने कहा है कि लगातार दूसरे दिन बातचीत विफल रही, ऐसे में ये प्रदर्शन लंबा होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर की तरह यहां भी स्थायी तौर पर प्रदर्शन किया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक प्रशासन एसडीएम आयुष सिन्हा को बचाने में लगा है। हमें सिर्फ 2 मिनट का समय मिला है। देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। किसानों के साथ कृषि कानूनों पर गतिरोध के बीच सरकार ने अगले साल यानी 2022-23 के लिए रबी के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं के प्रति क्विंटल एमएसपी 1,975 रुपए से बढ़ाकर 2,015 रुपए कर दी गई, यानी 40 रुपए की बढ़त की गई है। जौ और चने के दामों में भी 35 और 130 रुपए की बढ़त की गई, जबकि मसूर दाल, रेपसीड और सरसों के दामों में 400 रुपए की बढ़त की गई है। बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के खिलाफ बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज अदा करने के लिए विधानसभा भवन में एक कमरा आवंटित किया था, जिसके बाद से बीजेपी मांग कर रही है कि विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर और बाकी धर्मों के पूजा स्थल भी बनाए जाए। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कल एक जनहित याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती भी दी गई है। काम करते करते शुक्रवार को आधा घंटा कहीं साइड में जाकर जान कर लेते। यहाँ भी विधानसभा में भी था, बिहार में भी था। कोई पत्र दिखा, खुली चुनौती है सरकार और माननीय अध्यक्ष जी को, पर इनको अधिकार भी नहीं है। अधिकार सदन देगा, क्योंकि बिहार झारखंड कार्य नियमावली शौचालय में कहीं नहीं है इस तरह का कोई नियमावली। अगर उनको कुछ बदलाव करना तो सदन परमिशन देगा कि हाँ एक कक्ष आपको आवंटित करते हैं। सदन परमिशन देगा। संविधान से न मुख्यमंत्री ऊपर है, न रघुवर दास ऊपर है, न माननीय विधानसभा के अध्यक्ष। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। सबसे बड़े और बीजेपी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है।
यहां पर अनुराग ठाकुर सह प्रभारी होंगे। विवेक ठाकुर को भी सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया है। लॉकेट चटर्जी सह प्रभारी, सरदार आरपी सिंह सह प्रभारी होंगे। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। गोवा में देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मणिपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रभारी होंगे। अगरतला में आज सीपीएम के मुख्यालय को जला दिया गया। सीपीएम दफ्तर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस हंगामे की शुरुआत बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीपीएम दफ्तर से बम फेंके गए थे। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं को भी मिलेगा दाखिला। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब नेशनल डिफेंस अकादमी में लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा, यानी 12वीं पास करने के बाद लड़कियों के सेना में अफसर बनने का रास्ता खुल गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली दिव्यांशी अग्रवाल 12वीं की परीक्षा में 99% अंक ला चुकी है। अब उसकी नजर एनडीए एग्जाम पर है। ये बहुत ही बड़ा और वेलकम डिसीजन है। इस डिसीजन से हम सभी लड़कियां अपने मनपसंद की सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसमें भाग ले पाएंगे और अपनी कंट्री को, अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लड़कियां जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह ऊंचाइयां छू रही हैं। बस एनडीए ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां हम ये नहीं कर पा रहे थे, पर अब हम वहां पर भी झंडे गाड़ देंगे। नोएडा की 11वीं की छात्रा सांभवी सिंह कहती हैं अब उसे अपने कैरियर के लिए एक और विकल्प मिल गया है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए एनडीए में जाना पसंद करूंगी। मैं आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा करना पसंद करूंगी। एनडीए में जाके हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया जाता है, जिससे हम अपने दुश्मनों से लोहा ले सकेंगे और मैं अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। मैं अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। दिव्यांशी और सांभवी की उम्मीदों को तब पंख लगे जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला मिल सकेगा। महिलाओं को अभी तक जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता था, वहाँ उनकी प्रवेश परीक्षा या उनकी एंट्री नहीं अलाउड थी। आज सुप्रीम कोर्ट को एएसजी ने ये बताया कि जो है महिलाएं अब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में परमानेंट कमीशन के लिए आ सकेंगी और उनकी एंट्री होगी, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और सभी महिलाएं जो भविष्य में अपीयर होने वाली हैं उन सभी को बधाई। अदालत ने केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर सके। 22 सितंबर को कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। अब तक महिलाओं को सेना में दाखिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए मिलता था, वो भी बीए के बाद। सेना में महिलाओं को मौका देने को लेकर बेशक ये बड़ी जीत मिली है, पर महिलाओं की लड़ाई अब भी जारी है। सेना के ही 72 महिला अफसरों का दावा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक परमानेंट कमीशन नहीं मिला है। यानी महज फैसले ही नहीं बल्कि सोच को भी बदलने की जरूरत है। नई दिल्ली में आशीष भार्गव के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।